हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने मिरर्स से रिलेटेड जो फाइनल कंक्लूजन था वो हमने कर लिया था। फाइनल कंक्लूजन कहने का मतलब कि इमेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ पैराबोलिक मिरर के बेसिस पे एक छोटा सा हमने एग्जांपल भी किया था। हालांकि पैराबोलिक मिरर वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, एग्जाम में क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा हमने उसके बारे में जाना था। पैराबोलिक मिरर क्यों प्रीफर करते हैं एट द प्लेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में हम जाने थे कि स्फेरिकल एब्रेशन होता है स्फेरिकल मिरर्स में, जिसको दूर करने के लिए हम लोग पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने के पहले एक टर्म जानना बहुत जरूरी है एंड उस टर्म को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत हम लोग करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? हालांकि ये क्लास 10th में ये सब चीजें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिकली कितना डेंसर या फिर कितना रेयर है। अब हम ऑप्टिकल मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं? ऑप्टिकल मीडियम कहने का बेसिकली मतलब ये है ना कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर पाए, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं उनको ऑप्टिकल मीडियम बोला जाता है। जैसे आपका कोई फ्लूइड हो गया ट्रांसपेरेंट, या फिर आपका ग्लास हो गया। एयर में तो लाइट ऑब्वियसली ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये सारे जो मीडियम्स होते हैं वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाते हैं। तो कोई भी ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी कितना ज्यादा है या फिर उसकी डेंसिटी कितनी कम है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tells us about optical density, tells us about density of an optical medium। ऑप्टिकल मीडियम का वही मतलब है कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आपकी ट्रेवल कर पाए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें उसके डेंसिटी के बारे में बताता है। कहने का मतलब कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि अगर डेंसिटी आपकी ज्यादा है मीडियम की। अब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा तब होगी जब मीडियम के पार्टिकल्स काफी करीब करीब होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। उस केस में हम बोलेंगे कि मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो उस मीडियम को नाम दिया गया, उसको बोला जाए अगर ज्यादा है तो वो कहलाएगा फिर आपका डेंसर मीडियम। उस मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। अगर आपकी डेंसिटी कम है, आप समझ जाइएगा, जी हमने डाउनहेड एरो बनाया, इसका मतलब डेंसिटी अगर कम है तो वो जो ऑप्टिकल मीडियम होगा उसको बोला जाएगा रेयरर मीडियम, ठीक है। अब जरा समझिए, जैसे आपको पता होगा कि वाटर भी एक ऑप्टिकल मीडियम है जिसमें आपकी लाइट ट्रेवल कर सकती है। वाटर के साथ साथ ग्लास भी आपका ऑप्टिकल मीडियम है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो कि जो डेंसिटी होती है वाटर की, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, हालांकि जो ऑन एन एवरेज हम डेंसिटी मानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर वगैरह पे, जो फिजिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी होती है। वाटर भी आपका एक ऑप्टिकल मीडियम है। अगर हम बात करें ग्लास की, डेंसिटी ऑफ ग्लास, डेंसिटी ऑफ ग्लास, तो ग्लास की जो डेंसिटी होती है ये नियर अबाउट आप ऐसे कह लीजिए कि 2300 2400, किसी किसी ग्लास की 2500 तक भी होती है। ग्लास भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका फ्लिंट ग्लास हो गया, आपका क्राउन ग्लास हो गया, एक आपका सिंपल ग्लास हो गया। तो हर एक ग्लास की जो होती है डेंसिटी अलग अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर डेंसिटी हम माने तो आप इसको कह सकते हैं 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1000, और जो डेंसिटी ऑफ ग्लास है वो है 2400, या फिर कहीं 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 आपको 2300 मिलेगा। इसका मतलब कि जो आपका ग्लास है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर।
ग्लास आपका ज्यादा डेंसर है वाटर के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास इज मोर डेंसर देन वाटर। तो एक बात आप समझिए, जहां पे तो हमने डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम जो डिसाइड किया वो मीडियम की डेंसिटी के अकॉर्डिंग किया, लेकिन लाइट वाले चैप्टर में आप ऐसे नहीं करेंगे। वहां पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के ये डिसाइड करना होता है कि मीडियम आपका रेयर है कि मीडियम आपका डेंसर है। वो कैसे पता चल पाता है? तो एक्चुअल में किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in that medium। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन मान सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। आप इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि कोई मीडियम कितना डेंसर या फिर कितना रेयर है। इसका जो सिंबल होता है ना, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये म्यू सिंबल है, कई सारी किताबों में आपको ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम रिलेशन लिखना चाहें, हम इस डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो हमने मान लिया वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, छोटा सा हमने एम लिख दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये यहां से आपके सामने एक रिलेशन निकल के आ गया अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये जो रिलेशन आपके सामने दिख रहा है ना, इससे आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो कंक्लूजन आप क्या क्या ड्रॉ करेंगे वो हम जरा देखते हैं एक एक करके। तो पहला कंक्लूजन आप ये ड्रॉ करेंगे आप बोलोगे यार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड, दोनों स्पीड ही है। ये एयर में स्पीड है और ये जो है मीडियम में स्पीड है। एयर में स्पीड ये आपको पता होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप एयर कह लो या फिर वैक्यूम कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम मानी जाती है, ठीक है। तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर स्पीड जो है वो एयर या फिर वैक्यूम की है, और नीचे जो है वो लाइट की स्पीड उस मीडियम में लिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर और नीचे दोनों स्पीड है तो यूनिट कट जाएगी, तो ये तो इसकी कोई यूनिट होने नहीं वाली। तो पहला कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई मतलब आप समझ जाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ऑफ अ मीडियम इज एन एब्सोल्यूट रेशियो। ये एक एब्सोल्यूट रेशियो होता है, एब्सोल्यूट रेशियो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट रेशियो का मतलब ऐसी कोई चीज जिसके पास कोई यूनिट ना हो, ठीक है। रेशियो हम तभी निकालते हैं जब दो सेम क्वांटिटीज होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इट हैज नो यूनिट,
इसके पास कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, आगे, जो मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होता है। जो मीडियम जितना ज्यादा रेयरर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। तो एक चीज आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी म्यू किसका, डेंसर मीडियम का, ये आपका बड़ा होगा म्यू किससे, रेयरर मीडियम से। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये हम कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है क्या कि हम ये बोल सकते हैं? तो आप जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप इस रिलेशन को देखोगे ना, म्यू एम इज इक्वल टू सी अपॉन, आपको दिख रहा है ये, तो इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड के। ये ऐसा रिलेशन होता है, समझ में? यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस मीडियम में उसकी स्पीड क्या है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं सी तो हमारा कांस्टेंट था ना, सी पे तो डिपेंड करने नहीं वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो एक्चुअल में डिनोमिनेटर है, ये बढ़ेगा तो फिर ये क्वांटिटी घटेगी। तो आप बोल सकते हो कि वहां पे उसका उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा। ठीक है, और अगर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का वो ज्यादा होगा। ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि बहुत सारे मीडियम ऐसे मिले जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। स्पीड ऑफ लाइट कम होगी इसका मतलब, अगर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी मतलब उसका मीडियम जो था वो कैसा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा था। ठीक है, इसलिए कंपेयर किया गया दो मीडियम को लेके, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों मीडियम अलग अलग नेचर के हैं तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो उसमें से देखा गया कि एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है दूसरे में ज्यादा है, तो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये नोटिस किया गया कि उस मीडियम की डेंसिटी भी ज्यादा थी। यानी कहने का मतलब अभी हमने आपके सामने एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपके सामने लिखा था वाटर का एज वेल एज ग्लास का, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंट में एक बार लाइट को वाटर के अंदर ट्रेवल कराई गई, एक बार ग्लास के अंदर ट्रेवल कराई गई। ठीक है, अब हमने देखा कि जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा निकल के आई, ग्लास में जब स्पीड ऑफ लाइट देखा गया तो वो कम निकल के आया। उसके बाद ध्यान में आया कि अरे यार वाटर का तो डेंसिटी कम होता है और ग्लास का डेंसिटी ज्यादा होता है। ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, साथ ही साथ ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम निकली है, इसका मतलब आप साफ साफ इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर सकते हैं। आप सोचिए, डेंसिटी ज्यादा है और वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इसको थोड़ा सा मैं से रिलेट कर रहे हैं, डेंसिटी को इसमें इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं डेंसिटी को हम लोग। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जैसे ये कोई मीडियम है, इस मीडियम को हमने मान लिया कि आपका ये वाटर है। ठीक है, दूसरा मीडियम लिया गया और इस मीडियम को हमने मान लिया कि ये ग्लास है। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू डब्ल्यू, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू जी। डेंसिटी ऑलरेडी हमें पता है, जो ग्लास की डेंसिटी है उसको हम बोल दे डी और जी मतलब ग्लास, जो वाटर की डेंसिटी है उसको हमने बोल दिया डी और ये डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स वाटर। इसमें जब लाइट ट्रेवल की उसकी स्पीड हमने मान लिया v1, इस मीडियम जब लाइट ट्रेवल की उसकी स्पीड हमने मान ली v2। ये स्पीड तो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते थे ना। ठीक है, और जब ये स्पीड मेजर की गई तो ये पाया गया, क्या पाया गया कि जो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट थी, यानी कि इसको VW लिख दो। ठीक है ना, VW मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और इसको हम लिख दें VG स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये पाया गया कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा निकल गई। ठीक है, लेकिन पहले से एक बात पता थी कि जो ग्लास की डेंसिटी है वो ज्यादा है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो आप ध्यान दीजिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है। ठीक है, अब डेंसिटी ज्यादा मतलब कि ऑब्वियस सी बात है वो डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ये बात तो साबित होगी ना कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। इसका मतलब कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो वो मीडियम आपका डेंसर मीडियम होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेयरर मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, जो चीज यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। ठीक है,
तो दो मीडियम अगर आपको दे दिए जाए तो आप समझ जाना कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के आप समझ जाएंगे। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 4/3। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये जो होता है ये होता है 3/2। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे आपको बुक में एक सीरीज मिल जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे हमने कह दिया कि डायमंड, भाई डायमंड में भी तो लाइट ट्रेवल करेंगी ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये आई थिंक 2.62 होता है, ठीक है। ये किस में होता है? डायमंड में होता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्लास में भी कई टाइप के ग्लास होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फ्लिंट ग्लास की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास ये आपका होता है 1.62। ये किसका होता है आपका? ये फ्लिंट ग्लास का होता है। और एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, ये आपका आई थिंक 1.42 या फिर 1.52 होता है, ऐसा कुछ होता है। तो ऑन एन एवरेज आप 1.5 कह सकते हैं, या फिर 1 पॉइंट आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिखे तो 5.2। ये आपका हो गया क्राउन ग्लास का, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्लास में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ये जो हमने लिखा है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, 3/2 कहने का ये मतलब हो गया ना कि ये 1.5 है, तो ये ऑन एन एवरेज वैल्यू है। यानी कि देखो यहाँ पे फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। अब देखिए जो फ्लिंट ग्लास होता है ये खास करके चश्मे वगैरह में यूज होता है। जो चश्मे वगैरह में ग्लास यूज होता है ना, चश्मे में खिड़कियों में जो यूज होता है वो फ्लिंट ग्लास होता है। क्राउन ग्लास की आप बात करें तो क्राउन ग्लास थोड़ा सा महंगा होता है, और आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख के आप समझेंगे कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी के आसपास लिया गया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने देखा होगा जो प्रिज्म का ग्लास होता है वो थोड़ा सा आपको अलग नजर आएगा। तो प्रिज्म जो होता है वो क्राउन ग्लास का बना होता है। बाकी अपने लैब में आप देखिए, लेंस को देखिए, उसके बाद लेंस में कनकेव कन्वेक्स कुछ भी देखिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखिए, वो कांच देखिए, और दूसरा आप प्रिज्म वाला कांच देखिए, दोनों में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, ठीक है। तो एक आपका फ्लिंट ग्लास हो गया, दूसरा आपका हो गया क्राउन ग्लास। तो सवाल यहां से ये सब नहीं बनने वाले, बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या था यहाँ पे समझना कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेयर मीडियम से ज्यादा होता है, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो अगर हम यहां से बोलें कि अच्छा एक बात बताओ कि डायमंड में और वाटर में लाइट किस में ज्यादा स्पीड ट्रेवल करेगी, तो आप सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, तो इसको आप देखेंगे तो ये 1.33 आएगा। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.62। देखो बहुत ज्यादा है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली डेंसर मीडियम है वाटर कंपैरिजन में, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो हम जाने। और एक बात, ये जो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू 3/2, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको अगर आप सही मायने में बोले तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। तो हमने जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे लिखा है वो हमने एयर या फिर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखा है, यानी उसको हमने रेफरेंस मान लिया और उसके रेस्पेक्ट में हमने लिखा। जैसे ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी कांच होती है वो एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स डेंसर होती है। इसको आप सीधे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं। तुलना किससे किया गया है? एयर या फिर वैक्यूम से किया गया। ऐसे बोल सकते हैं कि जो डायमंड होता है वो एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में 2.62 टाइम्स ज्यादा डेंसर होता है। तो ये सारी की सारी जो चीजें लिखी गई हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको अगर आप सही मायने में बोलना चाहे तो आप इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम relative to
रिलेटिव टू एयर और वैक्यूम। एयर या फिर वैक्यूम में किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। चलिए आगे और क्या क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते थे। अभी देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसी फॉर्मूले पे हैं। कौन सा फॉर्मूला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमारा यही फॉर्मूला है और सारा जो खेल है ना अभी इसी के इर्द गिर्द हमारा घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सी की वैल्यू जो होती है ये तो आपका हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इतनी हो सकती है। सबसे तेज लाइट जो है वो एयर या वैक्यूम में ट्रेवल करती है, इतना ही तेज ट्रेवल करेगी। बाकी कोई भी अगर आप मीडियम ले लो तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट इससे कम होने वाली है। ठीक है, तो आप एक बात तो कह सकते हो कि ये जो Vm है ना, Vm कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये जब भी निकल के आएगा तो ऊपर वाले से कम ही निकल के आएगा। भाई सबसे मैक्सिमम तो एयर में ट्रेवल कर रही है और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। ये नीचे जो आपको स्पीड दिख रही है ना, ये किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड है जो कि एयर के कंपैरिजन में कम निकल के आने वाली है। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि यहाँ पे हेयर न्यूमिरेटर जो आपका है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर। ये ऑलवेज होगा, हमेशा। ठीक है ना, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में हमेशा यहाँ पे बड़ा है, उस केस में ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन होगा वो एक से बड़ा निकल के आएगा। जैसे आप सोचो कि ऊपर 3 हो नीचे 2 हो तो 3/2 कितना हो गया 1.5, एक से बड़ा हो गया। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ना वो एक से बड़ा ही होगा। अब आपके दिमाग में अगर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 भी तो हो सकता है। हाँ 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा कि एयर की बात करें या फिर वैक्यूम की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। याद रखिएगा आप हमेशा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होगी हमेशा, बराबर तब होगी जब मीडियम आपने एयर ले रखा है। तो साफ साफ आप ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वो एक से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब वो मीडियम खुद अपने आप में एयर या वैक्यूम। खास करके ये कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे जाननी बहुत जरूरी है कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इस पे एमसीक्यू इस टाइप के सवाल वगैरह बन सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि मीडियम लाइट के लिए कितना डेंसर या फिर कितना रेयर है। और हमने ये जाना कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। डेंसर में लाइट तेज ट्रेवल करती है, रेयर मीडियम लाइट जो होती है वो धीरे ट्रेवल करती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अब रिफ्रैक्शन की। भाई ये तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म और है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लें। अगर आपसे पूछ दे कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर। आपसे पूछा है कि अब स्पीड ऑफ लाइट बताओ ग्लास में कितना होगा, वाटर में कितना होगा। और आपके सामने दिया हुआ है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है 3/2। आपके सामने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है 4/3। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारी क्वांटिटीज आपके सामने गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहां से अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा C डिवाइड बाई ये म्यू एम। ठीक है, यानी किसी भी मीडियम में आपको लाइट की स्पीड निकालनी है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू C अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम बात कर लें स्पीड ऑफ लाइट किसमें, चलो एयर में बात कर लें। तो आप बोलोगे यहाँ पे होगा C अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना पड़ेगा, सॉरी एयर की बात नहीं कर रहा है, ग्लास या वाटर की बात कर रहा है ना। तो चलो हम पहले किस में निकाल लेते हैं, ग्लास में निकाल लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू C अपॉन, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास का लेंगे तो C आपका हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो 3/2 2 पर चला गया, 3 3 कैंसल आउट, सो दिस इज 2 इंटू 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड। तो हम हमारे सामने फाइनली ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो निकल के आ चुकी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी हो और ग्लास में हमने निकाला, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अगर वाटर में निकालना है तो C डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका लेंगे, वाटर में निकालना है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लेंगे वाटर का, तो C की वैल्यू आप रख दीजिए 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपका होता है 4/3। तो 3 3 9, 9/4 इंटू 10⁸। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 9/4 आई थिंक 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निकल के आ गई वाटर के अंदर लाइट की स्पीड। अब आप साफ साफ देख सकते हैं ना, अभी तो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जो ग्लास होता है वो आपका डेंसर मीडियम होता है। उसके डेंसिटी की हम बात किए थे कि वो लगभग 2300-2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डेंसर मीडियम हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। और आप देखिए कैलकुलेशन भी हमारा यही शो कर रहा है कि डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होनी चाहिए। देखिए ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2 इंटू 10⁸ निकली है, और जो हमारा वाटर है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट 2.25 इंटू 10⁸ निकली। तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास में कम और वाटर में ज्यादा निकल गई है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी, ये 2-3 बस याद रखिए, ग्लास का रखिए, वाटर का रखिए, एयर का रखिए, डायमंड का रखिए। बाकी सारी चीजें अगर एग्जाम में कोई सवाल आता है किसी लिक्विड के फॉर्म में, अगर बोलता है कि नहीं कोई लिक्विड है, ग्लिसरीन, अल्कोहल कुछ भी करके दे दिया, तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें थी बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जो हम बात कर रहे थे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, हमें ये जानना होगा यहाँ पे कि व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, और किस मीडियम की बात हो रही है हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिकल मीडियम की बात हो रही है, ऐसे मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर पाए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मीडियम उठा लीजिए, नहीं, ऑप्टिकल मीडियम की बात हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, या रिलेटिव टू अनदर मीडियम, आप ऐसे बोल सकते हैं, रिलेटिव टू अनदर मीडियम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे बात पूछें अगर कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रेस्पेक्ट में आपको बताना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो इसको आप लिखने का तरीका समझिए, वाटर का पूछा है ना तो आप ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, विद रेस्पेक्ट टू ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नीचे लिखेंगे, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये जो हमने ऊपर लाइन लिखी है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ये कितना हो जाएगा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है 4/3, चलो 4/3 लिख दिया। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है आपका, तो ये आपका होता है 3/2, तो 3/2 2 पर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 8 डिवाइड बाई 3 3 9, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना निकल के आ गया, 8/9। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आप W लिखिए, म्यू और ये G। अब पढ़ने का तरीका क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट, इसको थोड़ा किताबों में कहीं के उल्टा लिख देता है, ग्लास पहले लिखता है, W बाद में लिखता है। तो आप मतलब समझिए, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेगा ना वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर का लिया गया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, ग्लास का नीचे। अगर यही बोलता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखते, ग्लास का ऊपर रखते, यानी वो रेशियो आपको निकाल रहा है। तो फिलहाल ये हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और ये हमारा कितना निकल के आ गया 8/9।
ठीक है। और जस्ट उल्टा अगर हम आपसे बोलें कि अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई अलग चीज थोड़ी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का है ना, तो ग्लास का ऊपर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल, तो यही आपको निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये आपका होता है 3/2, तो चलो 3/2 कर दिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 3 आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका हो गया 3 3 9 बाई 4 2 8। और इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में 8/9, लेकिन इसी को पलट दें हम, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, तो अब देखिए 9/8 आया है, सॉरी 9/4 2 8। तो यहां पे आपके जानने लायक चीज ये है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, अभी हमने पीछे लिखा था एक लाइन और बड़ा उस पर स्ट्रेस दिया था, हमने बोला था किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो 1 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइन पे बड़ा हमने स्ट्रेस दिया था कि या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। 1 कब होगा, जब मीडियम आपका एयर हो, नहीं तो 1 से हमेशा बड़ा होगा। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी हमने। यहाँ पे आप देखिए ना, ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया है 8/9, ये तो लेस देन 1 हो गया ना। फिर तो आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो आपने बोला कि 1 से बड़ा है तो बराबर होना चाहिए, तो 1 से कम आ गया। अरे भैया ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना करिएगा। अगर कुछ लिखे ना, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, तो आप समझ जाना कि वो बात कर रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो तो यहां से आप एक चीज लिख सकते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी ग्रेटर, लेसर और इक्वल टू 1। देखिए आप लोग सेंटेंस में ध्यान मत दीजिए, आप इसका मीनिंग समझिए कि जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो या तो बड़ा हो सकता है, लेसर हो सकता है, छोटा हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है 1 के, ठीक है ना, ये 1 है, आप ऐसे समझिएगा। तो देखिए अभी तक हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे, चलिए डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाए, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है जिसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन लाइट स्ट्रेट लाइन में तब तक ट्रेवल करेगी जब तक मीडियम चेंज नहीं होता। मीडियम चेंज होने के बाद भी ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, भटक जाएगी, और इसी भटकाव को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। और आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आ गया होगा कि अगर लाइट डेविएट हो रही है तो ऐसी क्या चीज है जो बदली मीडियम के बदलने से। तो मीडियम के बदलने से स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, अभी हमने पढ़ा कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। तो एक बात तो हमें समझ में आ गया कि अगर लाइट अपने मीडियम से डेविएट हो रही है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इसके लिए उसकी स्पीड है। स्पीड में वेरिएशन ही रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में रिफ्रैक्शन के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।